हेलो फ्रेंड, दिस इज साइंस एनसीईआरटी वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक का सेकंड लेसन। इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सेकंड लेसन को। सेकंड लेसन का नाम क्या है? प्राणियों में पोषण। तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि विभिन्न प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं इस लेसन में क्या बताया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताया जा रहा है? आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जबकि अन्य प्राणी और जंतु यानी कि पौधों को छोड़कर जितने भी प्राणी या जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं? पौधों पर निर्भर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया है कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधों को खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। तो कुछ जंतु क्या करते हैं? पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, जबकि कुछ क्या करते हैं? अपना आहार सीधे ही पौधों से लेते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, गाय भैंस क्या कर रही हैं? अपना आहार सीधे ही यानी कि वो क्या खाती हैं? घास खाती हैं। तो वो क्या कर रही हैं? अपना आहार सीधे पौधों से ले रही हैं। मनुष्य भी जो सब्जियां खाता है वो क्या कर रहा है? सीधे अपना आहार किससे ले रहा है? पौधों से ले रहा है। लेकिन मनुष्य और कुछ अन्य प्राणी ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से पौधों को आहार न बनाकर पौधों को खाने वाले जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। जैसे इसको भी एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे शेर है, तो शेर क्या करता है? मांसाहारी, वो तो घास खाएगा नहीं। वो क्या करता है? किसको अपना आहार लेता है? हिरन को। हिरन क्या कर रहा है? घास को खाता है। तो शेर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं ले रहा, अप्रत्यक्ष रूप से किस पर? पौधों पर ही निर्भर है। वो प्रत्यक्ष रूप से तो घास को खा नहीं रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? तो पौधों पर ही निर्भर है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया है, याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं उनको अपने शरीर की वृद्धि को करने के लिए और शरीर को स्वस्थ और एक्टिव बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है। प्राणियों के पोषण और पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित या सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य यानी कि भोजन के अनेक संगठक हैं, स्मरण कर उनके नाम लिखिए। तो आपको अगर स्मरण है तो उनके नाम लिख सकते हैं। तो कौन कौन से भोजन के विभिन्न संगठक? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल, रुक्षांश से क्या है? भोजन के प्रमुख घटक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं इस आरेख में दिखाया गया है जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्या बताया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। तो जो सरल खाद्य पदार्थ होते हैं, जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना, टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना, टूटना या विखंडन कहलाता है, और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, यानी कि विभिन्न जंतु में किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि किस प्रकार से भोजन ग्रहण किया जाता है, कौन से जंतु किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें कौन कौन से जंतु किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया गया है भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मर्र पक्षी यानी कि हार्मिंग बर्ड पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो ये बताया गया है किस प्रकार से
कौन सा जंतु अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, कौन सा जीव किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। जैसे मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी मकरंद चूसती है, चाहे पौधे का रस हो या फिर पुष्प का रस हो, वो क्या करती है, चूस के अपना आहार ग्रहण करती है। अजगर क्या करता है, अपने आहार को समूचा ही निगल जाता है। और जो मनुष्य होते हैं, वो छोटे बच्चे क्या करते हैं, दूध पीकर अपना आहार लेते हैं। तो कुछ प्राणी किस प्रकार से विभिन्न प्राणी अपना आहार लेते हैं बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया है क्रियाकलाप 2.1। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है। तो देखें कि कौन सा जंतु किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। तो आपको इधर लिखना है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अद्भुत सत्य। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या बताया गया, स्टार फिश यानी कि तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो तारा मछली किसका आहार करती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खुलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकाल लेती है। जब उसका कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच खुल जाता है, उनका आहार लेती है। जिन जंतुओं के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच होता है, जब वो कवच खुल जाता है तो ये मछली क्या करती है, अपने आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता रहता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्टार फिश यानी कि तारा मछली किस प्रकार के जंतुओं का आहार लेती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाले कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार लेती है। और आहार किस प्रकार ग्रहण करती है, तो ये अपने मुख से अपने आमाशय को बाहर निकाल लेती है और फिर धीरे धीरे और उसको आहार को ग्रहण कर लेती है, धीरे धीरे पाचन होता रहता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया प्रेक्षण। सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है मानव में पाचन। तो मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है, तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुंह गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो इसमें बताया गया है किस प्रकार से हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ जाता है, तो मुख गुहिका में जाता है, फिर उसके बाद में ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है, नेक्स्ट आमाशय में जाता है, उसके बाद फिर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में जाता है, फिर बृहदांत यानी बड़ी आंत में जाता है जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मल द्वारा भोजन का निष्कासन यानी कि जो भी अपशिष्ट होते हैं उनका निष्कासन हो जाता है। मल द्वार तथा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पाचन नली या आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखने कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मुख गुहिका, फिर ग्रास नली या ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, फिर बृहद आंत, उसके बाद में मल द्वार। एक क्या है, पाचन तंत्र के प्रमुख भाग हैं या आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। तो इनसे ही होकर आहार नाल के पाचन तंत्र नहीं सॉरी आहार नाल के क्या है, प्रमुख भाग हैं। इनसे होकर क्या आ जाता है, हमारा भोजन गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। तो आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। तो जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से, जैसे कि सबसे पहले हम भोजन कहाँ करते हैं, मुख में डालते हैं, मुख से फिर कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। तो जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है वैसे वैसे उसका पाचन भी होता जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। आमाशय की आंतरिक वृत्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां हैं, जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो पाचक रस कहाँ कहाँ से निकलता है, कौन कौन सी ग्रंथियों से, तो इनको आपको याद रखना है। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय से क्या होता है, पाचक रस का स्राव होता है यानी कि पाचक रस निकलता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पाचक रस का क्या कार्य है। तो पाचक रस क्या करता है, जटिल पदार्थों को
उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो आहार नाल और उससे संबंधित जितनी भी ग्रंथियां हैं, जैसे जो हम पढ़ चुके हैं, मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहद आंत या मलद्वार, ये सब मिलकर किसका निर्माण करती हैं? पाचन तंत्र या आहार नाल का निर्माण करती हैं। आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां ये सारी किसका निर्माण कर रही हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं क्या मुख गुहिका है, फिर क्या है लाला ग्रंथि, एक ग्रास नली है यानी कि ग्रासिका है। नेक्स्ट देख सकते हैं क्या है हमारा यकृत है, ये पित्ताशय है, इसमें क्या होता है? पित्तरस निकलता है। ये आमाशय है। नेक्स्ट क्या है? अग्नाशय है। अग्नाशय के बाद क्या है? क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत के बाद बृहदांत। तो संपूर्ण पाचन किसमें होता है? क्षुद्रांत में, यानी कि संपूर्ण पाचन हमारा कहाँ पर संपन्न होता है? क्षुद्रांत में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मलद्वार द्वारा क्या होता है? हमारा जो भी अपशिष्ट होता है उनका निष्कासन हो जाता है। तो ये क्या है? हमारे मानव पाचन तंत्र है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया है, आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। तो अभी हम जो आहार नाल के विभिन्न भाग पढ़ चुके हैं, कौन कौन से भाग पढ़ चुके हैं? मुख गुहिका, ग्रास नली, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस भाग में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है या भोजन का क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कि सबसे पहले किसके बारे में? मुख एवं मुख गुहिका के बारे में, कि मुख में भोजन का क्या होता है। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो भोजन को हम ग्रहण किसके द्वारा करते हैं? मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी मुख द्वारा करते हैं। और भोजन को अंदर यानी कि शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया है। नेक्स्ट दिया गया है इसमें बूझो। तो बूझो क्या जानना चाहता है? बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत को देखकर क्या है? बूझो आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर में के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। यानी कि क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की 7.5 मीटर। तो 7 मीटर की इतनी लंबी छोटी आंत हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। तो ये बूझो जानना चाहता था कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है। तो कितनी है? 7.5 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? मुख एवं मुख गुहिका के बारे में। तो मुख गुहिका से क्या करते हैं? मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि मुख में क्या क्या होते हैं और उनका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है? हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। तो दांतों से हम क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच में अलग अलग वर्तिका यानी कि सॉकेट्स में धंसा होता है। तो दांत क्या होता है? मसूड़ों में धंसा होता है, ये सबको ही पता है। चित्र 2.3 में आप देख सकते हैं। तो ये क्या दिया गया है? चित्र 2.3 है। आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से दांत हमारे मसूड़ों में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो दांतों की आकृति भी अलग अलग है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ आगे वाले दांत थोड़े से छोटे हैं, फिर एक यहाँ चौड़े हमारी जो दाढ़ें होती हैं, तो इनकी आकृति भी भिन्न भिन्न है और इनके कार्य भी क्या है? भिन्न भिन्न है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया क्रियाकलाप 2.2। तो 2.2 में क्या बताया जा रहा है? अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। तो इसमें बताया जा रहा है हाथ धोकर अपने दांत गिनना स्टार्ट करें। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने यानी कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। यानी कि आप जो सेब या फिर रोटी काटेंगे या खाएंगे, उसके लिए आप ये देखें कि आप उसके लिए किन दांतों का यूज करते हैं। तो उसके लिए वे हम किन दांतों का यूज करते हैं? जो हमारे आगे के 4 दांत होते हैं उनका यूज करते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम काटने वाले यानी कि कृदंत कहते हैं, काटने वाले दांत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने यानी बेधन या फाड़ने के काम आते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आपको देखना है कि कौन से दांत हमारे
फाड़ने या चीरने के वाले दांत होते हैं और चीरने फाड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्या है, उन दांतों को भी पहचाने जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण को सारणी 2.2 में लिखे। तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया है या जो भी आपने देखा है उनको इस सारणी में लिखना है, तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी कि लार स्रावित करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। ये पूछा जा सकता है कि लाला ग्रंथि कहाँ होती है, तो मुख में होती है। और लाला ग्रंथि से क्या होता है, लाला रस निकलता है यानी कि लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसका पता लगाएं। तो इसमें बताया जा रहा है कि लाला रस का हमारे भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सारणी में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कौन से चबाने या खाने वाले दांत होते हैं। ये देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया गया है दूध के दांत तथा स्थायी दांत। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट स्वास्थ्यावस्था में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तद्यपि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा कि दूध के दांत कब निकलते हैं और स्थायी दांत कब निकलते हैं और कब गिरते हैं दूध के दांत, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। क्रियाकलाप 2.3 दो परख नलियाँ लीजिए जिन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 या 4 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। चित्र 2.4 में दिखाए अनुसार। तो ये देख सकते हैं 2 परख नलियाँ, इसके अनुसार आपको एक क्रियाकलाप करना है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 3 या 4 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं, परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है, परिणाम की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए कि ये आपको परीक्षण करना हो। आप देख सकते हैं 2 परख नलियाँ हैं, इसमें क्या है, चबाया हुआ चावल है, इसमें उबला हुआ चावल है, आयोडीन विलयन की बूंद है। नेक्स्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बता देंगे, आपको बस वही याद रखना है। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, लाला रस चावल के मठ को शर्करा में बदल देता है। तो अभी इधर क्या पूछा गया था कि क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लाला रस सबसे पहले तो कहाँ से निकलता है, लाला ग्रंथि से निकलता है। लाला ग्रंथि कहाँ होती है, हमारे मुख में होती है, जो लाला रस को स्रावित करती हो। और लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इधर देखेंगे कि हम भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, लाला रस चावल के मठ को शर्करा में बदल देता है। तो लाला रस क्या करता है, मठ को शर्करा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, लाला रस मठ को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया जीभ एक मंसाल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका को अधर तल से जुड़ी होती है। मुख गुहिका की क्या पीछे हमारी क्या होती है, जीभ जुड़ी रहती है। इसका अग्रभाग सुसंत होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। तो इसका अगला भाग आप देख सकते हैं कि किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या आपको जीभ, नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो इसके पहले हम इस बॉक्स में देख लेते हैं, इस बॉक्स में क्या बताया जा रहा है। तो इसमें बॉक्स में बताया गया है मिठाई और दंत क्षय। मिठाइयों से हमारे दांतों का क्षय कैसा होता है, यानी कि हमारे दांत कैसे खराब हो जाते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंस जाते हैं, भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल विमोचन करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, अध्याय 5 देखिए। तो अध्याय 5 में हम देखेंगे कि अम्ल क्या है। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र 2.5 में दांतों को किस प्रकार से क्षति पहुंच रही है इस अम्ल से। नेक्स्ट क्या बताया गया, ये अम्ल क्या करता है, हमारे दांतों को क्षति पहुंचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो हमारे दांत क्या हो जाते हैं, टूटकर गिर जाते हैं।
चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या बताया गया नीचे, अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश तथा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो ये बताया गया, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम इधर तक पढ़ चुके थे, कहाँ तक, क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त या भोजन को लार में। तो जीभ के कार्य पूछे गए थे कि क्या जीभ के कौन कौन से कार्य हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं, हम बोलने के लिए जीभ का यूज करते हैं और क्या करते हैं, इसके अतिरिक्त है भोजन में लार को क्या करती है, भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन को क्या करती है, लार में मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होगी वो हम आपको बता देंगे रिपीट करके। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्वाद कलिकाएँ कहाँ होती हैं। तो जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो ये पूछा जा सकता है कि हमें स्वाद का पता कैसे चलता है। तो जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं, उनके माध्यम से हमें क्या पता चलता है, स्वाद का पता चलता है। तो क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो इसमें एक क्रियाकलाप बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम जीभ के में स्वाद का पता लगा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके वीडियो को, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भोजन नली यानी कि ग्रासिका के बारे में या ग्रास नली के बारे में। तो क्या बताया जा रहा है, निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। निगला हुआ भोजन कहाँ जाता है, मुख के बाद जस्ट कहाँ जाता है हमारा भोजन, ग्रास नली में जाता है, जिसको भोजन नली या ग्रासिका या ग्रासनी बोला जाता है। तो मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। तो निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। चित्र 2.2 में देखिए, ग्रासिका गले एवं वक्ष से होती हुई, नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है, होती हुई जाती है। तो ग्रास नली कहाँ से जाती है, ग्रास नली ग्रासिका गले तथा वक्ष से होती हुई जाती है। तो हमारे गले से होती हुई कहाँ तक ग्रास नली जाती है, हमारे वक्ष तक जाती है। फिर ये वक्ष तक जाती है और कहाँ जाके जुड़ जाती है, तो आमाशय से जुड़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बता देंगे कि आपको क्या याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भोजन किस प्रकार से हमारे यानी कि आमाशय तक पहुंचता है। तो ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। तो आहार नाल क्या करती है, हमारी संकुचित करती है, इसी कारण से हमारा भोजन क्या है, नीचे की ओर खिसकता जाता है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। चित्र 2.7 में आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं, पहले ग्रासिका को देख लें, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हमारी ग्रास नली है, मुख के जस्ट बाद भोजन इसी में जाता है, ग्रास नली में। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, ये भोजन, जहाँ भोजन लिखा है ये हमारा भोजन है। और ग्रास नली के संकुचन से हमारा भोजन क्या नीचे की ओर खिसक रहा है। और फिर ये कहाँ जाके जुड़ती है ग्रास नली, तो आमाशय में। अब हम देख लेते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप ग्रास नली को देख चुके हैं। तो चित्र 2.7 में आप देख चुके हैं, कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा आमाशय जो हम भोजन खाते हैं या हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको स्वीकार नहीं करता है। तो क्या होती है, वमन यानी कि वॉमिटिंग, उल्टी होती है, उसके द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए, अपने अभिभावक एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो एक इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। विपरीत दिशा मतलब ऊपर कैसे आ जाता है भोजन, तो ये पहेली जानना चाहती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं किसके बारे में, आमाशय के बारे में। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ चुके थे, तो अभी तक हम किसके, मुख गुहिका, मुख के बारे में, मुख यानी कि मुख गुहिका, फिर उसके बाद में ग्रास नली के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके, आमाशय के बारे में। तो देखते हैं आमाशय के बारे में क्या बताया जा रहा है।
तो आमाशय के बारे में क्या बताया गया? आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। तो आमाशय कैसा होता है? जे, जिस प्रकार से हमारा जे होता है उसी आकृति का हमारा आमाशय होता है। आप इधर देख भी सकते हैं क्या आमाशय हमारा किस प्रकार की जे की आकृति का है। तो क्या बताया जा रहा है? आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इम्पोर्टेंट है। क्या होता है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रासिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। तो आमाशय एक और क्या कर रहा है? ग्रास नली से भोजन को प्राप्त कर रहा है, दूसरी ओर क्या क्षुद्रांत में खुलता है। आप देख सकते हैं इधर क्या है, ऊपर किससे? ग्रास नली से जुड़ा है और इधर आप नीचे देख सकते हैं क्या है? क्षुद्रांत में खुलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है इस बॉक्स में देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है या खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। तो जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और खाना खाते समय या तो बहुत तेज़ बात करते हैं या हमें खांसी आ जाती है, हिचकी आ जाती है अथवा घुटन अनुभव होती है, तो यह किस कारण होती है? तो हमारे जो खाद्य कण होते हैं वो किस में चले जाते हैं? श्वास नली में चले जाते हैं। इस कारण से ये सब होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। तो श्वास नली क्या करती है? नाक से आने वाली वायु को यहाँ तक ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है। ग्रासिका के साथ साथ चलती है। तो हमारी श्वास नली किसके साथ चलती है? ग्रासिका यानी ग्रास नली के साथ साथ चलती है। इसी कारण क्या होता है? परंतु ग्रासनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। ग्रास नली में क्या होता है? वायु का मार्ग और भोजन यानी कि जहाँ से भोजन जाता है और जहाँ से वायु जाती है वो क्या होते हैं? एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलने के समय एक मंशाल संरचना बाल्क का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है। जहाँ हम भोजन, क्योंकि जो ग्रासिका है और श्वास नली है वो क्या है? साथ साथ एक ही साथ चलती हैं। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो फिर ऐसा होना चाहिए कि हमारा भोजन किस में? श्वास नली में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा किस कारण नहीं होता है? इसका क्या कारण है कि ऐसा नहीं होता है? तो क्या बताया जा रहा है? भोजन निगलते समय एक मांसल संरचना बाल्क का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रासनी में भेज देता है। संयोग बस यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है? तो इसमें बताया गया आमाशय का आंतरिक स्तर या सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। तो जो आमाशय की आंतरिक सतह होती है उससे क्या निकलता है? श्लेष्मल अम्ल निकलता है। श्लेष्मल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। पाचक रस, ये सब किससे निकलते हैं? हमारी आमाशय की आंतरिक सतह से निकलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट इसमें बताया गया श्लेष्मल अम्ल यानी कि श्लेष्मल आमाशय। श्लेष्मल क्या करता है? श्लेष्मल अम्ल नहीं है, श्लेष्मल है ओनली। श्लेष्मल क्या करता है? श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो आमाशय की आंतरिक सतह में कौन, सतह में क्या आ जाएंगे? श्लेष्मल अम्ल आ जाएगा, श्लेष्मल आ जाएगा। फिर क्या आ जाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा। फिर क्या आएगा? पाचक रस। ये किस में आ जाएंगे? आमाशय की आंतरिक सतह में आ जाएंगे। श्लेष्मल क्या करता है? आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्लेष्मल का आमाशय में क्या कार्य है? तो ये आमाशय के आंतरिक स्तर को, सतह को या स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। और अब नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? तो ये अम्ल क्या करता है? अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। साथ ही ये क्या करता है? माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। सारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक वर्ड याद रखना। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, पाचक रस क्या करता है? तो आमाशय में पाचक रस का क्या कार्य है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो पूछा जा सकता है कि पाचक रस या जठर रस क्या करता है? तो पाचक रस क्या करता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है यानी कि तोड़ देता है। नेक्स्ट देखते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में इसका जो पार्ट रह गया है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।